Hello and welcome back to the channel. My name is Rachna Bali and I am your economics teacher. So students, पिछले क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट एंड मेथड्स. उसमें एक ही मेथड अब तक हमने डिस्कस किया है, दैट इज़ वैल्यू एडेड मेथड. आज हम दूसरा मेथड ऑफ नेशनल इनकम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड. तो वैल्यू एडेड मेथड में हम क्या कर रहे थे, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड, यानी हम मार्केट प्राइस पर जो था नेशनल इनकम उसको फिर कन्वर्ट कर रहे थे टू दी फैक्टर कॉस्ट टू फाइंड दी नेशनल इनकम. यहाँ हम डायरेक्ट ही फैक्टर कॉस्ट पर पहुँचने वाले हैं, क्योंकि अगर आपको याद होगा जब हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम डिस्कस किया था तो उसमें मैंने आपको बताए थे देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. तो ये चारों वो लोग हैं जो प्रोडक्शन करते हैं ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का, है ना. एंटरप्रेन्योर इन तीनों को कंबाइन करके प्रोडक्शन करता है, दैट इज व्हाई he is earning more than the others in terms of profit. So profit is the income of entrepreneur, capital is getting interest, labor is getting wages and land is getting rent. तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है आपकी, ये फैक्टर इनकम है अगेंस्ट दी फैक्टर सर्विसेज. तो यही इनकम जो है वो कहलाती है आपकी फैक्टर कॉस्ट, द कॉस्ट एट विच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड. तो आप क्या कर रहे हैं, और दीज आर दी पेमेंट्स टू दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगेंस्ट देयर सर्विसेज. तो हम इन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं कि इन्हीं से होने वाली इनकम को हम इनकम मेथड में मेजर करते हैं. वो कैसे करते हैं, लेट्स सी. तो सबसे पहले इनकम मेथड में हम लेंगे COE, या हम कह सकते हैं यहाँ हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं NDP एट FC. यहाँ कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा क्योंकि हम सीधे फैक्टर पेमेंट की बात कर रहे हैं, ना कि हम मशीनरी, प्लांट, इन सब की बातें कर रहे हैं. तो सीधे हम नेट पर पहुंचेंगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. ठीक है. अब यहाँ है आपका COE प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड. तो सबसे पहले हम COE को समझ रहे हैं कि ये COE क्या है. COE इज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉयर जो कॉम्पनसेट करता है अगेंस्ट देयर सर्विसेज. मान लीजिए कि आप लेबर हैं तो आपको जो भुगतान होगा वो किस में होगा, वेजेस में. आप स्टाफ मेंबर हैं तो किस में भुगतान होगा, सैलरीज में. तो यानी वेजेस एंड सैलरीज इन कैश. तो जो आपको इन हैंड कैश मिल रहा है वो क्या कहलाएगा, वेजेस और सैलरीज इन कैश. ये तो आ गया कॉम्पनसेट कर दिया. कई बार ऐसा होता है कि आपको कैश के साथ साथ कुछ अदर फैसिलिटीज़ भी जो हैं वो एम्प्लॉयर देता है, तो हम कह सकते हैं उसे वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड. मान लीजिए कि एक मैनेजर को एक बंगलो दे दिया रहने के लिए, एक कार दे दी फैक्ट्री तक जाने आने के लिए, घर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से घर, या फिर कहीं टूर प्लान कर दिया उनके लिए, पूरी फैमिली भेज दी. तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं जिनके लिए आप कोई पेमेंट नहीं कर रहे हैं और ये सारा पेमेंट आपका एम्प्लॉय कर रहा है आपके लिए, तो ये कहलाएगा वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड. प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एन एम्प्लॉयर to social security scheme. अब जैसे प्रोविडेंट फंड है, हम इसे PF लिख देते हैं. प्रोविडेंट फंड है, ग्रेजुटी है ना, रिटायरमेंट पेंशन है,
तो इस टाइप की जितनी भी पेमेंट है डन बाय द एम्प्लॉयर, नॉट डन बाय द एम्प्लॉयर, जैसे प्रोविडेंट फंड में 12% बाय एम्प्लॉयर होता है और 12% बाय एम्प्लॉय होता है, तो हमको सिर्फ ये 12% जो एम्प्लॉयर ने दिया है हम सिर्फ उसको लेंगे। ये याद रखना है, एम्प्लॉयज का नहीं लेना है, एम्प्लॉयर का लेना है। तो ये हो गई हमारी 3 चीज़ें, ठीक है। हम इसमें रिटायरमेंट पेंशन हमेशा लेंगे। रिटायरमेंट पेंशन जो है वो आपका फैक्टर पेमेंट है और ओल्ड एज पेंशन जो है वो आपका ट्रांसफ़र पेमेंट है। तो जब भी हम नेशनल इनकम मेज़र करते हैं हम ट्रांसफ़र इनकम नहीं लेते हैं, ये बात हम जानते हैं। फिर आता है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस नंबर 2। अब हमने एक चीज़ तो ले ली, वो ले लिया हमने जो लेबर का काम था। लेबर मतलब वो नहीं जो मजदूरी करते हैं, लेबर मतलब जितनी भी वर्क फोर्स है जो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड है, यानी जो जॉब कर रहे हैं, जितने भी लोग किसी भी फॉर्म में कर रहे हैं पर जॉब कर रहे हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस यानी ऑपरेशनल एक्टिविटीज से रिलेटेड जितने भी काम हो रहे हैं उनसे होने वाली इनकम। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में से एक चीज़ गई वेजेस, बाकी हमारे पास क्या बचता है, रेंट जो कि इनकम है लैंड की, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास बचता है इंटरेस्ट जो कि कैपिटल की इनकम है, और उसके अलावा एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट बचता है। तो ये 3 चीज़ें, इसके अलावा बस एक चीज़ और हमको ऐड करनी होती है, वो है रॉयल्टी। ये रॉयल्टी लाइक पेटेंट जो आपने सुना होगा कि बुक्स कोई पब्लिश करा रहा है तो उसकी एक फ़ी होती है कि वो उसकी ओनरशिप, उसकी पोजेशन को शो करती है कि ओरिजिनेट ये मुझसे हुई है, इसलिए अगर इसको कोई यूज़ करता है तो उसकी कुछ फीस जो है वो अमाउंट मुझे देनी होगी। तो उसको हम रॉयल्टी, पेटेंट राइट्स, इस तरीके का कुछ भी होता है, मतलब एक टाइम पीरियड के लिए आपको इसकी इनकम होती है। ये भी आपकी सर्विसेज के अगेंस्ट है। जैसे मान लीजिए आप कोई बुक लिख रहे हैं, अगर पब्लिशर उसे छापता, वो मार्केट में सेल होती है तो उससे होने वाली इनकम जो होती है वो पब्लिशर की होती है, लेकिन रॉयल्टी अमाउंट जो होता है वो आपके पास जाता है। तो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रॉयल्टी, तो ये 3 चीज़ें आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड है। चौथी ये है जो कि आपकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूडेड नहीं थी। अब यहाँ हम बात करते हैं कि प्रॉफिट में क्या क्या आता है। प्रॉफिट यानी आप जो बिजनेस कर रहे हैं उससे आपकी होने वाली इनकम, बिजनेस की इनकम तो प्रॉफिट है। अब वो प्रॉफिट में 3 चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो जो शेयर होल्डर्स हैं, आप प्रॉफिट में से वो भी अपनी इनकम लेंगे, तो उस इनकम को हम कहते हैं डिविडेंड, यानी उनको जाएगी। प्लस फिर आपको अपने बिजनेस पर या कॉर्पोरेट जो सेक्टर है आपका, उस पर आपको कुछ टैक्सेस भी देने होते हैं जो डायरेक्ट टैक्स हैं, उसे हम बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। उसके अलावा ये है कि आप बिजनेस से सारी इनकम को ऐसे ही थोड़ी ना बांट दोगे, यानी कुछ अर्निंग्स आप अपने पास भी रखोगे, यानी बिजनेस अपने पास रखेगा, उसे हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। तो ये रिटेन्ड अर्निंग्स के नाम ऐसे भी हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या कॉर्पोरेट सेविंग। आप इन 3 नामों से इसे जान सकते हैं। तो इस तरीके से कोई भी अगर आता है आपके न्यूमेरिकल में तो आपको ध्यान रखना है कि प्रॉफिट में ये 3 चीज़ें इंक्लूड हैं, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। क्योंकि अगर मान लीजिए प्रॉफिट आपका 100 रुपये है, उस 100 रुपये में जो शेयर होल्डर्स हैं, अगर हम पार्टनर्स भी कह लें तो उनको भी तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, नहीं तो वो इनकम कैसे अर्न करेंगे। तो यहाँ प्रॉफिट में से या एंटरप्रेन्योर की जो इनकम है वो चली जाएगी एज डिविडेंड। मान लीजिए कि वो 30 रुपये हम दे रहे हैं, ठीक है, बाकी कितना बचा, 70 रुपये। अब 70 रुपये में से हमको 20 रुपये क्या देना है, कॉर्पोरेशन टैक्स देना है, कॉर्पोरेट टैक्स देना है टू द गवर्नमेंट। बाकी बचा पास, वो फर्दर हम इन्वेस्ट कर देंगे इन द बिजनेस टू जनरेट मोर इनकम। तो ऐसा ही होता है, हर बिजनेस फर्म ऐसा ही करती है कि कॉर्पोरेट टैक्स, शेयर होल्डर्स डिविडेंड, तो ये कुल मिलाकर ये प्रॉफिट है कि आप अपनी इनकम को ऐसे बांट रहे हैं, बिजनेस अपनी इनकम को इस तरीके से बांट रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब न्यूमेरिकल हो, प्रॉफिट लिखा हो और इनमें से कोई आइटम शामिल हो, लिखा हो अलग से, तो आप उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, क्योंकि आपने उसकी तरफ देखा तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। फिर आती है हमारी मिक्स्ड इनकम। अब जो लोग जॉब कर रहे हैं, COE, जो लोग
बिजनेस से जुड़े हुए हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस या जो इन ऑपरेशनल एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं, बाकी अदर छोटे वेंडर्स हैं, है ना, स्ट्रीट हॉकर्स हैं, प्लम्बर है, या जिन लोगों ने खुद को एम्प्लॉयड कर रखा है, ऐसे सारे लोग जो हैं, इन लोगों की होने वाली इनकम को हम कहते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो इस तरीके से हमारी निकल आती है डोमेस्टिक इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। और जब इस डोमेस्टिक इनकम को हमको नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है तो सिर्फ एक ही काम करना है, NDP एट FC प्लस NFIA इज इक्वल्स टू NNP एट FC, यानी आप डायरेक्ट नेशनल इनकम पर पहुंच गए। तो आपको सिर्फ 4 चीज़ों की ज़रूरत है टू रीच द नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड, COE, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम एंड NFIA। ठीक है, अगर आपको लगता है कि अभी भी कुछ डाउट है, अभी भी कोई पॉइंट क्लियर नहीं है, तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आपको फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, और उसके अलावा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। टिल देन, बाय बाय।